हेलो क्लास, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी द कॉमर्शियल स्टडी वहीं जहां कॉन्सेप्ट सही। तो क्लास आज हम डिस्कस करेंगे अपने बीबीए बीकॉम ऑनर्स के मनी एंड बैंकिंग के यूनिट 2 को, जिसमें हम आज इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसका पार्ट 1 मैं आप लोगों के साथ अपनी लास्ट प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, जिसमें हमने क्या जाना था, फाइनेंस के बारे में जाना था, फाइनेंस होता क्या है, फिर फाइनेंस मार्केट के बारे में जाना था, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो सभी डिस्कस किए थे। साथ ही साथ मैंने जब बताया था आपको फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के बारे में जाना था। ठीक है, बट आज हम लोग क्या क्या कवर अप करेंगे, आज हम अपने पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, कौन कौन से मेन बैंक्स हैं या मेन इंस्टीट्यूट्स हैं जो रोल प्ले करते हैं अपना बहुत इंपॉर्टेंट हमारी इंडिया के अंदर। और उसी के साथ साथ हम जानेंगे कि मनी मार्केट क्या होती है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग के पार्ट 2 को, जिसका नाम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल इनोवेशन। ठीक है, इन सबको डिस्कस करेंगे। तो आज शुरू करते हैं क्लास जल्दी से, विदाउट एनी डिले। सबसे पहले आज हम जानेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। जैसे मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या होता है, बट फिर भी एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या होते हैं। ठीक है, फिर उसके आगे के टॉपिक्स को कवर अप करने का ट्राई करेंगे। ओके, क्लास अब हम देखेंगे कि क्या कहा गया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बारे में। ये मैंने आगे इसके पार्ट 1 में पूरी डिस्क्रिप्टिव आपको डेफिनेशन दी थी, बट मैं यहाँ पे आपको भी रिकॉल करा रही हूँ, इसीलिए वन लाइनर डेफिनेशन आपको बताई है। तो क्या कहा गया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के बारे में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आर इंटरमीडियरीज। क्या है ये, इंटरमीडियरीज है। क्यों कहा गया इनको इंटरमीडियरीज, बिटवीन लैंडर एंड द बोरोवर्स। लैंडर और बोरोवर के बीच में ये इंटरमीडियरीज है। क्यों कहा गया, क्योंकि ये लिंक जनरेट करती हैं जिसको पैसा लेना होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे बोरोवर्स होते हैं और लेंडर जिसको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा देना होता है, उन दोनों के बीच में ये लिंक क्रिएट करते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा गया है, इंटरमीडियरीज कहा गया है, लेंडर एंड बोरोवर्स के बीच में। क्योंकि हमें अगर मुझे किसी कंपनी से लोन चाहिए या मुझे लोन चाहिए, मुझे पैसे की बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मैं क्या करूंगी, अब जगह जगह हर इंसान से जाके तो पूछूंगी नहीं कि आप मुझे पैसे दे सकते हैं या आप मुझे पैसे दे सकते हैं, क्योंकि उससे जरूरी नहीं है कि हर कोई दे ही सके, क्योंकि हर कोई देने वाला होता नहीं है आज के टाइम। और सेकंड थिंग क्या, कि उससे टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, मैं क्या करूंगी, मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाऊंगी कि आप मुझे इतने पर्टिकुलर मनी की नीड है, आप मुझे इतना पैसा दिला दीजिए। ठीक है, तो फिर ये लोग क्या कराते हैं, जो लेंडर्स होते हैं, जो देने वाले होते हैं, उन लोगों से पैसा ले लेते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे, और फिर मुझे पैसा दे देंगे ताकि मेरी भी नीड पूरी हो जाए और वो जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनकी भी रिक्रूटमेंट पूरी हो जाए, उनकी भी जरूरतें पूरी हो जाए और उनको भी उसका रिटर्न में अच्छे से मिल सके। इसीलिए ये लैंडर्स यानी कि मेरे जिसको पैसे की जरूरत है, और बोरोवर्स यानी कि बोरोवर्स जिसको पैसे की जरूरत है, और लेंडर वो जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके बीच में एक लिंक क्रिएट करते हैं। इसीलिए इनको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बोलते हैं और इंटरमीडियरीज भी बोलते हैं। तो FI का मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं ये आर डिवाइडेड, ये डिवाइडेड है कितनी कैटेगरीज में, 2 कैटेगरीज में। कौन कौन सी 2 कैटेगरीज हैं, एक होता है बैंक्स, ये एक बैंक में डिवाइड होते हैं, दूसरे होते हैं नॉन बैंक्स। ठीक है, ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। बैंक्स में कौन सा आ जाएगा, कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक्स के अंदर आ जाएंगे। इसमें बहुत सारे बैंक्स हो सकते हैं हमारे, गवर्नमेंट प्राइवेट हर तरीके के। नॉन बैंक्स कौन से होते हैं, जो ब्रोकर होते हैं। ब्रोकर जानते हैं आप किसे कहते हैं, जो कमीशंस लेते हैं, जो क्या नाम है, किसी भी जगह पे लिंक नहीं होते हैं, बस वो ऐसे ही एज अ मीडिएटर बैठे रहते हैं और ज्यादा परसेंटेज पे किसी से पैसा लेके किसी को दिला देते हैं, इसीलिए उनको नॉन बैंक्स कहा जाता है। बट जो बैंक होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं RBI के तहत सभी के लिए, और वो अच्छा रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं। तो ये थे हमारे फाइनेंशियल का एक रिकॉल। अगर इसको पूरे डिटेल में पढ़ना हो तो पार्ट 1 को जाके देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्योंकि मैं इसके आगे का टॉपिक बताऊंगी, इसीलिए मैंने आपको पीछे से लिंक करने के लिए थोड़ा सा इसे आपको रिकॉल करा दिया था। अब हम इसी के साथ बात करेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स इन इंडिया। अब किस किस तरीके के बैंक्स होते हैं हमारे इंडिया में ओवरऑल, अब हम उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट कौन कौन से बैंक्स हैं हमारे यहाँ पे, इन सबको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करें। बिल्कुल, अगर अभी तक इतना पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। स्टूडेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अंदर
सबसे पहले इंपॉर्टेंट बैंक्स ऑफ इंडिया को जानने से पहले कि इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं जो मेन रोल प्ले करते हैं हमारी पूरी इकोनॉमी को सरवाइव कराने के लिए, उससे पहले हमें स्ट्रक्चर जानना जरूरी है कि इंडिया में जो बैंक्स हैं उसका क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से वो वर्क करते हैं, किस तरीके से फॉर्म्ड है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जानना जरूरी है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स इन इंडिया, किस तरीके से किस स्ट्रक्चर के बिहाफ पे इंडिया के जो बैंक्स हैं वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली दो बेसिस हैं एक इंडिया में बैंक्स के, कौन कौन से, शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक शेड्यूल्ड बैंक है, दूसरा नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैं। ठीक है, अब शेड्यूल्ड बैंक्स जो हैं इसके अंदर भी कैटेगरीज हैं। शेड्यूल्ड बैंक्स में जो बैंक आते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स आते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स कौन होते हैं, जो स्टेट वाइज वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे कि इलाहाबाद बैंक हो गया, इस तरीके से। बट जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो होते हैं जो गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड बैंक्स होते हैं, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो होते हैं जो प्राइवेटली किसी ने ऑन किया होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के डायरेक्टर, किसी पर्सन पे होती है। बट जो पब्लिक सेक्टर होते हैं उनकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसके ऊपर होती है, गवर्नमेंट के ऊपर होती है। तो समझ में आया शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं। शेड्यूल्ड बैंक दो कैटेगरीज में डिवाइड है, जिसमें स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं और कॉमर्शियल बैंक्स आते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स में वो बैंक होते हैं जो गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड होते हैं, जबकि कॉमर्शियल बैंक में वो दोनों बैंक्स आते हैं, पब्लिक सेक्टर के जो गवर्नमेंट अंडर है और प्राइवेट सेक्टर के जिसमें कि प्राइवेट बैंक्स आते हैं हमारे। ठीक है, अब जो हमारा नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक में क्या कहा गया है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक भी हमारा दो कैटेगरीज में डिवाइड है, जिसमें से सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड प्राइमरी क्रेडिट सिक्योरिटीज आती हैं। यानी कि ऐसे बैंक जो सेंट्रल से कोऑपरेट होते हैं, साथ ही साथ इसमें उनकी प्राइमरी क्या होती है, क्रेडिट देने की पॉलिसी उनकी सबसे पहली होती है कि वो लोन्स वगैरह ज्यादा प्रोवाइड कराते हैं। सेकंड थिंग, कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, यहाँ पे नॉन शेड्यूल्ड बैंक में कॉमर्शियल बैंक्स भी आते हैं, यानी कि जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर के बैंक होते हैं। अब इतना समझ में आया कि नॉन शेड्यूल में क्या कौन कौन से बैंक आते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स विद प्राइवेट क्रेडिट सिक्योरिटी एंड कॉमर्शियल बैंक्स। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से बैंक्स आते हैं, कौन से हमारे प्राइवेट में जाते हैं, कौन से प्राइवेट में जाते हैं, कौन से पब्लिक सेक्टर में जाते हैं, या कौन शेड्यूल और कौन नॉन शेड्यूल में जाते हैं, इन सबको अब जानेंगे कि वो कौन कौन से बैंक है जो जिस जिस सेक्टर में जाते हैं। होपफुली आप लोगों को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स इन इंडिया बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस प्यारे से चार्ट को देख के बहुत अच्छा फील हो रहा हो, जितना अच्छा मुझे फील हो रहा है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना ना भूले फटाफट से। ओके, अब शुरू करते हैं मेन इंपॉर्टेंट बैंक्स इन इंडिया। ठीक है, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं इंडिया के। सो स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन इंडिया। इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन इंडिया में बेसिकली हमारे 7 मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कहीं ना कहीं इंडिया में। ठीक है, तो 60 बड़े सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, इसमें सबसे पहला है हमारा आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म तो होपफुली आप सभी को ही पता होगी, इसीलिए मैंने इसकी फुल फॉर्म मेंशन नहीं की है, क्योंकि पका पकाया आप लोग को दे दिया जाए तो आप उसको बहुत इजीली खा लेते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं कच्चा होता है तो कमियां निकालते हैं, तो इसीलिए सेम मैंने इसको शॉर्ट में ही लिखा है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रहेगा, आप लोग छोटे बच्चे नहीं है फर्स्ट सेकंड क्लास के जिसको पूरा डिटेल में लिख के ही बताना पड़े। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि आरबीआई क्या करता है। क्या करता है आरबीआई, आरबीआई हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को देखता है। मॉनेटरी पॉलिसी हमारे यहाँ कितनी करेंसी है, कितना रिजर्व है, कितने हमें और प्रोड्यूस करने हैं करेंसीज को, ये सब काम कौन करता है, आरबीआई करता है। ठीक है, ये हमारी एग्रीकल्चर इनकम को देखता है, नेशनल हमारे पूरे नेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो आरबीआई कहीं ना पूरी इंडिया में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, बैंक्स ऑफ बैंक। ठीक है, फिर क्या है, कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट को। ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट, और साथ ही साथ ये प्रोवाइड कराते हैं क्या, लोन प्रोवाइड कराते हैं, प्रोवाइड लोन्स या सिक्योरिटी कुछ भी कह सकते हैं। ये लोन्स और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं और पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। फिर क्या है, यूनिवर्सल बैंक। यूनिवर्सल बैंक क्या करता है, यूनिवर्सल इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। तो ये क्या करता है, नेटवर्क जनरेट करता है, बैंक से बैंकों का नेटवर्क क्रिएट करता है। यहाँ मैं इसको नेटवर्क क्रिएट लिख देती हूँ ताकि आप लोग को याद रहेगा। ये अपने कंट्री के बैंक से लेके अदर कंट्री के बैंक तक सभी के बीच में क्या रखता है, नेटवर्क रखता है। एलआईसी से तो आप लोग कोई भी वंचित हो ही नहीं सकता, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पता है बहुत अच्छे से इसकी फुल फॉर्म, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी की फुल फॉर्म है, जो क्या करती है, लोगों को पॉलिसीज दिलाती है, इंश्योरेंस पॉलिसी देती है और उनको
क्या बताती है, वो बताती है कि अच्छे मतलब कि कोई भी ऐसा फ्यूचर में होने वाली हैपनिंग्स को, मिस हैपनिंग्स को होने से बचाने के लिए या होने के बाद किस तरीके से हमें उसे कवर अप करना है, उस पे सभी चीजों का हमारे ऊपर फोकस करवाती है। तो एलआईसी क्या करती है, हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में बताती है, इन्वेस्ट करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है, या कह दो कि ऐसे लोगों, एलआईसी का क्या काम होता है, लोगों को पहले से ही सतर्क कर देना कि आपको अपने पैसे को बचा के चलना चाहिए, ताकि अगर फ्यूचर में कोई मिस हैपनिंग आपके साथ हो जाए तो आपके पास जो आपकी सेविंग है, जो आपने बचा के रखी है, तो वो आप उसका यूज कर सको। अदरवाइज आप सभी कुछ एक्सपेंड कर देंगे, खत्म कर देंगे, खर्च कर देंगे, तो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम से सुलझने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए एलआईसी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और ये क्या बताती है एलआईसी, एलआईसी कहती है कि हमें अपनी सेविंग्स को बचा के रखना चाहिए। सेविंग इनकम, जो हमारी कंट्री की सेविंग इनकम है, उस जो कंट्री की जो हमारी सेविंग इनकम है, जितने भी लोग सेव्स करते हैं वो कहाँ करते हैं, एलआईसी के साथ ही मोस्टली सब लोग करते हैं। अब तो खैर बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी जनरेट हो गई हैं जो एलआईसी के अलावा बहुत सेक्टर्स में लोग सेव करते हैं। बट पहले के टाइम में मोस्टली एलआईसी पे लोग ज्यादा ट्रस्ट करते थे और उसी में ही सेव करते थे। और मोस्टली जो एलआईसी था हमारा किसको रिप्रेजेंट करता था, हमारी कंट्री के लोगों को सेविंग, उनकी पॉकेट मनी को सेव करने के बारे में ध्यान रखता था, और अभी भी रखता है ही। ठीक है, जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, ये क्या कराते हैं, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी लोन देते हैं। क्या देते हैं, लॉन्ग टर्म्स लोन प्रोवाइड करते हैं। इनसे कोई भी वंचित नहीं रह सकता है। ये सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अधिकतर छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है। एलआईसी का एड तो आप लोग टीवी पे इतना देखते हैं, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, है ना, शुरू से देखते आए हैं। फिर क्या है, यूटीआई, यूटीआई क्या है, हमारा यूनिट ट्रस्ट इंश्योरेंस। ये क्या बताता है हमारा, ये भी हमें ट्रस्ट के बारे में बताता है कि किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए, किस तरीके से आपको अपनी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये क्या बताती है, हमें अपनी सेविंग्स का ध्यान रखना चाहिए, लोगों को उनकी सेविंग्स को बचाने के लिए इंकरेज करती है। क्या करती है, सेविंग को अपने मनी को सेव करने के लिए एनकरेज करती है। मनी सेविंग के लिए ये हमें क्या करती है, एनकरेज करती है कि आप ज्यादा से ज्यादा मनी को सेव करें। और सेम है आपका म्यूचुअल फंड, एमएफ क्या है आपका, म्यूचुअल फंड। इसको मैं लिख देती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग इसे देख के कंफ्यूज हो जाएंगे। तो म्यूचुअल फंड्स तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका आजकल बहुत जगह एडवर्टाइजमेंट आता है। मुथूट फाइनेंस हो गया, XYZ, बहुत सारे होते हैं जो क्या करते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप अपने फंड्स को, अपनी करेंसीज को बचा के रखिए, अपने सेव, अपने मनी को बचा के रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल लोगों को इतने सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं, बहुत किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो इतना सारा मनी उन चीजों को रिकवर करने में लगता है, तो कहीं ना कहीं वो मनी आप सडनली कहाँ से लाएंगे। तो अगर आपने कुछ सेविंग करके रखी होगी तभी तो आप लेके आएंगे। तो ये 7 बैंक हैं जो पूरे इंडिया में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो 7 कौन कौन से हैं, समझ में आ गया। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो क्या करता है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को देखता है, और एग्रीकल्चर इनकम को भी कैलकुलेट करता है कि हमारे जो कंट्री है इसमें एग्रीकल्चर इनकम कैसी है, कितनी चल रही है, कहाँ से कहाँ तक हो रही है। कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स को और प्रोवाइड करते हैं लोन। यूनिवर्सल बैंक्स क्या करते हैं, रेंज बढ़ाते हैं, नेटवर्क बढ़ाते हैं, कंट्री टू कंट्री लोगों को कनेक्ट करते हैं। एलआईसी क्या करता है, इंश्योरेंस दिलाता है, पॉलिसीज में इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं। जीआईसी क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म क्रेडिट देते हैं, हाउसिंग लोन्स देते हैं, प्रॉपर्टी लोन्स प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज पे इंश्योरेंस करने का भी जिम्मा इन्हीं लोगों का है। यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये क्या करते हैं, ये भी लोगों को मनी सेव करने के लिए एनकरेज करते हैं। एमएफ, म्यूचुअल फंड, सेम ये भी यही प्रोसीडर करते हैं। तो ये 7 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए हमारे, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक का। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर से रिलेट और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। शॉर्ट है टॉपिक बट पूछने में बहुत आता है। क्या है हमारा, मोरल हैजार्ड्स क्या होते हैं। अब जानेंगे मोरल हैजार्ड्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे मोरल हैजार्ड्स के बारे में। मोरल हैजार्ड्स क्या होते हैं, मोरल हैजार्ड्स को हम नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में कहेंगे तो इसको हम नैतिक जोखिम भी बोलते हैं। नैतिक जोखिम का मतलब क्या होता है
कि किसी तरीके की नॉर्मल नेचुरली कोई ऐसी सिचुएशन जनरेट हो जाए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना होता है। मोरल हैजार्ड्स क्या बताते हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आप लोगों के सामने सडनली आ जाए तो आप उससे डरे घबराए ना, और उससे रिकवर करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ बैकअप होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो आपके एक्सीडेंट में आपकी कार भी चली गई और आपको बहुत ज्यादा चोट भी आई है, तो अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो क्या आप अपना ऑपरेशन करा पाएंगे, अपने आप को ठीक करा पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए ही लोग क्या कहते हैं, मोरल हैजार्ड्स हमें बस बताता है कि टाइम से पहले हमें नहीं पता होता कि कौन सी चीज कब हो सकती है हमारे साथ, सडनली किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करके चलना चाहिए, अपने मनी को इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाए तो हम उसे देख के घबराए ना, और हम उसे रिकवर करने का ट्राई करें, और जो भी कॉस्ट या जो भी मनी उसको रिकवर करने में लगता है वो हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए कहा गया है ना कि जब आप 10 रुपए कमाएं तो 8 खर्च करने के बाद भी 2 रुपए आपको अपने बचाने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट डे का पता नहीं आपको वो 10 रुपए मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ भी चीज फिक्स नहीं है। क्या पता आज धूप निकले ना निकले, क्या पता कल बारिश हो या ना हो। इस तरीके से बहुत सारी सिचुएशंस, हमारी जो वर्ल्ड है ये बिल्कुल अनसर्टेनिटी पे डिपेंड है, कुछ फिक्स नहीं है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। इसीलिए तो मैं मोरल हैजार्ड क्या बताता है, इन इकोनॉमिक्स के बिहाफ पे क्या कहा गया है, एमएच मतलब मोरल हैजार्ड इज अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन है वेयर एन इकोनॉमिक एक्टर किसको कहा गया है यहाँ पे, जिसके साथ वो कोई घटना घट रही हो, हैज एन इंसेंटिव टू इंक्रीज द एक्सपोजर ऑफ टू रिस्क बिकॉज इट डज नॉट बियर द फुल कॉस्ट ऑफ द डेट रिस्क। यानी कि इसको कहा गया है कि आप पहले से ही क्या कर लें, सचेत हो जाएं, पहले से ही सतर्क हो जाएं, अलर्ट हो जाएं उस होने वाले रिस्क को बेयर करने के लिए जो इन फ्यूचर आपके साथ हो सकता है। तो मोरल हैजार्ड क्या कहता है कि पहले से ही हमें क्या रहना चाहिए, वॉर्न्ड रहना चाहिए, कि अगर कभी भी कुछ भी हमारे साथ होता है तो हम उसको रिकवर कर पाए। तो समझ में आ गया मोरल हैजार्ड्स क्या होता है। अब हम बात करेंगे अपने फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में कि फाइनेंशियल क्राइसिस क्या होती हैं और कौन कौन से होते हैं। स्टूडेंट अब जानेंगे फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में। तो क्या कहा गया है फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में, फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल मैंने आपको बताया है, फाइनेंस जहां भी बात करेंगे हम तो किसकी बात करेंगे, फाइनेंस हमारा किसको रिलेट करता है, मनी को रिलेट करता है। और क्राइसिस मतलब क्या होती है, दुविधाएं, परेशानियां, कठिनाइयां भी कह सकते हैं हम इसे, हार्डशिप भी बोल सकते हैं, कठिनाई, ठीक है, ये कठिनाइयां ऐसे भी बोल सकते हैं। तो समझ में आया फाइनेंशियल क्राइसिस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, पैसे से जुड़ी हुई जो समस्याएं हो सकती हैं, जहां पे हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, वो सभी हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर आते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से कैसे कैसे फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं उसके टाइप के बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले फाइनेंशियल क्राइसिस का कॉन्सेप्चुअल मीनिंग क्या है उसे जान लेते हैं। तो क्या कहा गया है फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में, इट इज अ सिचुएशन इन विच द वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एसेट्स ड्रॉप रैपिडली। यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस एक ऐसी स्थिति होती है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे वैल्यू यानी कि कीमत गिरती है, ड्रॉप, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और एसेट्स, चाहे या तो वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, कोई बैंक हो, कोई कंपनी हो, या कोई ऐसी संस्था हो, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसकी वैल्यू लगातार गिर रही हो, या फिर कोई ऐसा एसेट्स हो जैसे चेक हो गया, बॉन्ड हो गया, आपके शेयर हो गए, जिसकी वैल्यू गिरती है, ठीक है, एज अ मॉनेटरी टर्म्स, उसी को ही फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं। ड्रॉप रेपिडली, लगातार गिरती रहती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं। अब देखो क्या कहा गया है, इट मे हैपन्स, ये कैसे हो सकता है, बाय नेचुरल डिजास्टर, जब कोई नेचुरल प्राकृतिक आपदा आ गई हो, जैसे कि आपका अर्थक्वेक आ गया, कोई वॉलंटियर आ गया, या कुछ भी एक्सवाइजेड कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई नेगेटिव इकोनॉमिक न्यूज आ गई, जैसे कि हमारी जीडीपी बहुत ज्यादा फेल डाउन होगी, तो भी हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस को हमें फेस करना होगा। जीडीपी लगातार गिरेगी तो क्या होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे। तो ये बहुत सारे और सो ऑन, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमारे को फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करना पड़ता है, और सभी को, एक कंट्री के सभी मेंबर्स को फिर फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करना पड़ता है अगर ऐसा कुछ नेचुरल डिजास्टर जैसे केसेस जनरेट होते हैं। तो फाइनेंशियल क्राइसिस समझ में आया, जब किसी चीज की वैल्यू रैपिडली गिरती है, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट हो या फिर कोई एसेट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस बोलते हैं, क्योंकि उसकी कीमत में क्या आती है, उसकी जो मूल्य में कमी आती है, कमी आने की वजह से हमें कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियों का सामना करना होता है, इसीलिए उसको हमने फाइनेंशियल क्राइसिस कहा है। तो अब आपको अच्छे से फाइनेंशियल क्राइसिस समझ में आया। अब इसके बाद बात करेंगे फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइप्स, कितने तरीके के फाइनेंशियल क्राइसिस को हमें फेस करना होता है।
सो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये 5 तरीके के जो क्राइसिस हैं हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस में इंक्लूड किए जाते हैं और इन्हीं को हम फाइनेंशियल क्राइसिस भी कंसिडर करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला जो हमारा क्राइसिस है उसे कहते हैं बैंक क्राइसिस। बैंक क्राइसिस को फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों कहा गया है? देखिए, बैंक क्राइसिस कब होते हैं? जब ऐसा होता है कि बैंक ने जितने भी डिपॉजिट अपने कस्टमर से लिए होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं हूं या आप लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बैंक के पास पैसा जमा कर दिया, ठीक है। अब बैंक पैसा जमा करते हैं जो लोग, उसे रख के थोड़ी ना रखते हैं कि हाँ उन्होंने जमा किया, खर्च नहीं कर सकते, उसे यूज नहीं कर सकते, नहीं, वो यहाँ से लेके किसी और को देता है और हमसे लेके किसी और को देगा, किसी और से लेके हमें देगा। तो जब एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स डिमांड करने लगते हैं अपने डिपॉजिट की, तो उस सिचुएशन को बैंक क्राइसिस कहते हैं, क्योंकि जो एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स डिमांड करेंगे अपने कैश की, तो क्या बैंक दे पाएगा? अगर नहीं, बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती है बैंक नहीं दे पाता है, उसके पास तुरंत से रिटर्न करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। उस सिचुएशन को बैंक क्राइसिस और बैंक रन भी बोलते हैं। उस सिचुएशन को बैंक क्राइस के साथ साथ बैंक रन भी बोलते हैं, जिसमें डिमांड कस्टमर्स करने लगते हैं अपने डिपॉजिट मनी की। जो बैंक अगर उसे नहीं रीपे कर पाता है ऑन डिमांड पे, तो उसे बैंक रन भी बोलते हैं और बैंक क्राइसिस भी बोलते हैं। ये मोस्टली बैंकों के साथ जब देखा जाता है, जब उसको कहीं ना कहीं अपने डिपॉजिट्स की कमी हो रही होती है। तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा बैंक क्राइसिस किसे कहते हैं। जब डिपॉजिट की डिमांड बहुत ज्यादा हायर रेंज पे होने लगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बैंक क्राइसिस बोलते हैं। फिर क्या करेंसी क्राइसिस? करेंसी क्राइसिस क्या कहा गया है? करेंसी क्राइसिस कंट्रीज में होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग कोई चीज खरीद रहे हैं, अब उसका वैल्यू बढ़ गया है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो उसको खरीदने के लिए आपकी जो क्या लगेगी, मनी लगेगा, वो ज्यादा लगेगा, करेंसी ज्यादा लगेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, और करेंसी कम पड़ेगी जब आपके पास, तो उसी को बोलेंगे करेंसी क्राइसिस। यानी कि जब प्रोडक्ट का प्राइस या किसी पर्टिकुलर आइटम का प्राइस इंक्रीज होता है और मनी कम होती है, प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीज, ठीक है, और मनी आपके पास या करेंसी आपके पास कम होता है, तो उसको कौन सा क्राइसिस बोलते हैं? करेंसी क्राइसिस बोलते हैं, ठीक है। स्पेक्यूलेटिव बबल्स एंड क्रैशेस, उसको क्या कहते हैं? जब आप किसी एसेट्स को कम प्राइस में खरीदते हैं, ठीक है, या किसी एसेट्स को आप ज्यादा प्राइस में खरीदते हैं और कम प्राइस में आपको वो बेचना पड़ता है किसी भी प्रॉब्लम की टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसको हम स्पेक्यूलेटिव बबल्स क्रैशेस बोलते हैं। यानी कि खरीदा आपने प्रोडक्ट आपने परचेज किया कम प्राइस, हाई प्राइस में, प्रोडक्ट बाय ऑन हाई प्राइस, ठीक है, हाई प्राइस में आपने इसे खरीदा और आप फिर इसे सेल कर रहे हैं लो प्राइस में, तो ये कौन सा क्राइसिस है? स्पेक्यूलेटिव बबल्स क्रैशेस, इसे स्पेक्यूलेटिव बबल क्रैशेस बोलते हैं। फिर क्या? इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस। इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस किसे कहते हैं? जब आपकी खुद की कंट्री में नहीं, सभी मल्टीपल कंट्रीज में ऐसा क्राइसिस चल रहा हो जहां पे आपको मनी की या मॉनेटरी टर्म्स की कमी हो रही हो, उसी को इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस बोलते हैं। फिर क्या है? वाइडर इकोनॉमिक क्राइसिस। वाइडर इकोनॉमिक क्राइसिस किसे कहते हैं? जब बड़े स्तर पर, बहुत ऊंचे लेवल पर इकोनॉमिक हमारी डाउन जा रही हो, जीटीबी हमारी डाउन जा रही हो, तब उसे वाइडर इकोनॉमिक क्राइसिस कंसीडर किया जाता है। तो समझ में आ गया कितने तरीके के? 5 तरीके के क्राइसिस होते हैं, जो मैंने पांचों के 5 आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया। बहुत ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, इनके नाम के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग भी इसके नाम याद कीजिएगा, हेडिंग से लर्न कीजिएगा, उसके बिहाफ पे आप उसकी एक्सप्लेनेशन अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं जब आप इतना समझ लेंगे अच्छे से। तो ठीक है, पूरी बुक्स फिर पढ़ने की नीड आपको नहीं रहेगी। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक का, जिसका नाम है मनी मार्केट। अब मनी मार्केट किसे कहते हैं ये जानेंगे। सो स्टूडेंट, अब हम जानेंगे मीनिंग ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट किसे कहते हैं? मनी मार्केट मैंने आपको पहले भी इसके पार्ट 1 में बताया था कि मनी मार्केट में क्या क्या आते हैं। 2 तरीके की मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। तो जिसमें से आज मैं आपको बताऊंगी मनी मार्केट के बारे में, और हमारा जो पार्ट 3 होगा इस यूनिट 2 का, उसमें हम डिस्कस करेंगे अपने कैपिटल मार्केट के बारे में, ठीक है। मैंने आप लोगों को अभी इन्फॉर्म कर दिया। तो मनी मार्केट क्या कहती है जान लेते हैं। अब मनी मार्केट इज अ मैकेनिज्म थ्रू which a short term loans are loaned borrowed is called a MM मतलब मनी मार्केट। मनी मार्केट वो होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म्स लोन ले लेते हैं, उसी को हम मनी मार्केट कहते हैं। तो मनी मार्केट किसे कहते हैं? जो हमें शॉर्ट टर्म्स लोन्स प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करती है, उसी को ही हम मनी मार्केट बोलते हैं। अब अपने नेक्स्ट में जानेंगे कि कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं मनी मार्केट के। तो कॉम्पोनेंट्स ऑफ मनी मार्केट, सो कॉम्पोनेंट्स ऑफ मनी मार्केट क्या बताए गए हैं?
कॉल मनी मार्केट, ठीक है। कॉल मनी मार्केट मतलब यहाँ पे क्या होता है, मनी मार्केट में आप इन सभी ये कंपोनेंट्स इसलिए इनको कंसिडर किया गया है क्योंकि आप इन सबको अगर जाके सेल या परचेज करेंगे तो उसके रिटर्न में आपको क्या मिलेगा, मनी मिलेगा या फिर आपको लोन मिलेगा या क्रेडिट पॉलिसीज मिलेगी, इसीलिए इसको कंपोनेंट ऑफ मनी मार्केट कहा गया है। तो कौन कौन से हैं, बेसिकली ये 5 कंपोनेंट्स कंसिडर किए जाते हैं मनी मार्केट के अंदर। कौन कौन से हैं, कॉल मनी मार्केट यानी कि जब आप किसी को बुला के उससे पैसे के लिए कहते हैं या फिर कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन पीरियड के लिए आप उससे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो अप करते हैं तो आपको कॉल मनी मार्केट मिल जाता है, यानी कि जिसको आप शॉर्ट टर्म लोन भी कहा जा सकता है। ट्रेजरी बिल मार्केट यानी कि जहां पे आप अपने ट्रेजरी बिल्स को सेल करेंगे तो उसको आप लिक्विफाई कर पाएंगे, लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे और आपको शॉर्ट टर्म क्रेडिट मिल जाएगा। कॉमर्शियल पेपर, आपके पास कोई कॉमर्शियल पेपर्स हैं आप उसको भी सेल करेंगे तो भी आपको शॉर्ट टर्म क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा, इसलिए उसको कंपोनेंट ऑफ मनी मार्केट कहा गया है। सेम एज म्यूचुअल फंड्स के आपके पास कोई पॉलिसीज या फिर कोई पेपर्स हैं तो आप उसको भी वहां सेल करके वहां पे आप क्या ले सकते हैं, मनी जनरेट कर सकते हैं। इंटर्न बैंक टर्म यानी कि आपके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी वजह से आपको मनी मिल सकता है, उसी को इंटर्न बैंक टर्म भी कहा जाता है। तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ मनी मार्केट, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे हम किसकी, अपने फंक्शन ऑफ मनी मार्केट की, कि क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड करता है मनी मार्केट। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट। तो क्या कहता है फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट, यानी कि कौन कौन से रोल्स को प्ले करता है हमारा मनी मार्केट। तो मनी मार्केट क्या क्या करता है, एनकरेज ऑफ फाइनेंशियल मोबिलिटी, यानी कि आप ये बढ़ावा देता है किसको, कि आपको अगर किसी चीज को सेल करके आप उसे पैसे में या फिर मनी में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं मनी मार्केट में जाके बहुत इजीली। यानी कि आप किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी ऐसी चीज इंस्ट्रूमेंट्स को जिसको आप लिक्विफाई करा सकते हैं वो यहाँ जाके लिक्विड हो सकती है, लिक्विफाई की जा सकती है, जैसे शेयर हो गए, बॉन्ड हो गए, आपके चेक्स हो गए। फिर क्या है, प्रमोट लिक्विडिटी, सेम वही कहा गया है कि ये बढ़ावा देता है, किसको बढ़ावा देता है, ये प्रमोट करता है लिक्विडिटी को, कि आप कुछ चीज अपनी सेल करके आप उससे मनी जनरेट कर सकते हैं, चाहे आपके बॉन्ड हो, चेक हो, ट्रेजरी बिल हो या फिर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, ठीक है। हेल्प इन फिक्सिंग इंटरेस्ट रेट, और ये हेल्प भी करता है इंटरेस्ट रेट को फिक्स करने में, और हेल्प्स गवर्नमेंट टू शॉर्ट टर्म फंड्स, और गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है शॉर्ट टर्म फंड्स को जनरेट करने के लिए। तो आज की क्लास में पता चल गया कि 4 फंक्शंस पढ़े हमने मनी मार्केट के, जो ये थे। इसके बिहाफ पे आज हमने पूरा डिस्कस किया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को, मनी मार्केट को, और मोरल हैजार्ड्स क्या होते हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस क्या होते हैं। तो हमारे पार्ट 2 में यूनिट 2 का अब 70% पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब जो रेस्ट ऑफ 30% पोर्शन बचा है वो हम डिस्कस करेंगे अपने पार्ट 3 में। तो आज के लिए इतना ही क्लास, ध्यान रखिएगा अपना और अपने प्यार करने वालों का। इसी के साथ थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, और बने रहे अपने प्यारे चैनल विदा कॉमर्शियल स्टडी वहीं जहां कॉन्सेप्ट सही और वीडियो और क्लास दोनों पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।